आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको सॉल्व करेंगे। इसमें हमसे ये कहा जा रहा है कि साबित करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, इस क्वेश्चन में हमें √5 को अपरिमेय संख्या साबित करना है। जब भी आपको कुछ इस तरह का क्वेश्चन मिले जिसमें आपको किसी संख्या को अपरिमेय संख्या साबित करना हो, तो आप सबसे पहले जिस संख्या को अपरिमेय साबित करना है उसको आप मान लीजिए कि वो एक परिमेय संख्या है। तो हमें यहाँ √5 को अपरिमेय साबित करना है, तो हम लोग सबसे पहले मान लेंगे कि √5 जो है ये एक परिमेय संख्या है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है। मैंने मान लिया कि √5 जो हमारा है वो एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले हम लोग यहाँ समझेंगे कि परिमेय संख्या क्या होता है। देखिए, जिस संख्या को हम लोग p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ q 0 नहीं होना चाहिए, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 2/3 एक परिमेय संख्या है, यहाँ p की जगह पे 2 है और q की जगह पे 3 है। उसी तरह से 4/5 भी एक परिमेय संख्या है, यहाँ p की जगह पे 4 है और q की जगह पे 5 है। लेकिन 5/0 परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि p की जगह पे तो 5 है और q की जगह पे यहाँ क्या है, 0 है। ध्यान रखिएगा, q जो है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। अब अगर कोई आपसे कहे कि 0/5 परिमेय संख्या है कि नहीं, तो 0/5 परिमेय संख्या है। क्यों ये परिमेय संख्या है? क्योंकि इसमें q 0 नहीं है, इसमें सिर्फ p 0 है। तो p 0 हो सकता है लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए, अर्थात नीचे वाला जो संख्या है ना वो 0 नहीं होना चाहिए। तो आपको समझ में आ गया कि परिमेय संख्या क्या होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने यहाँ लिखा कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो √5 एक परिमेय संख्या है, तो इसे हम लोग p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे √5 बराबर p/q, और यहाँ हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे जहां p तथा q सह अभाज्य पूर्णांक है तथा q जो है वो 0 नहीं है। अब देखिए, q जो है वो 0 नहीं है, इसको मैंने अभी आपको समझा दिया कि q जो है हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अब बात आती है कि सह अभाज्य पूर्णांक किसको कहते हैं। तो इसके पीछे की वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि सह अभाज्य पूर्णांक क्या है। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहे तो वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। खैर, मैं यहाँ भी आपको समझा दे रहा हूँ कि सह अभाज्य पूर्णांक क्या होता है। देखिए, सह अभाज्य पूर्णांक का जब भी बात आएगा तो हमारे पास दो संख्याएं होंगी। कितनी संख्याएं होंगी? दो संख्याएं होंगी। कोई भी दो संख्याएं सह अभाज्य पूर्णांक होती हैं जब उन दोनों संख्याओं के गुणनखंड में एक के सिवाय कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। जैसे 5 और 7 जो है ये एक सह अभाज्य संख्या है। कैसे? देखिए, 5 का आप गुणनखंड निकालिएगा तो आपको मिलेगा 1 5, 7 का आप गुणनखंड निकालिएगा तो आपको मिलेगा 1 7। अब 5 और 7 के अगर हम लोग गुणनखंड को देखें तो 5 के गुणनखंड में भी 1 है और 7 के गुणनखंड में भी 1 है। एक को छोड़कर कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 5 के भी गुणनखंड में हो और 7 के भी गुणनखंड में हो। तो इसका मतलब 5 और 7 जो है वो सह अभाज्य पूर्णांक है। तो आपको समझ में आ गया कि सह अभाज्य पूर्णांक क्या होता है। अब हम लोग इस मैथ को आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ √5 के नीचे हम लोग अपने मन से 1 लगा देंगे। अब हम लोग तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो √5 में q से गुना करेंगे तो हमें मिलेगा √5q बराबर p में 1 से गुना करेंगे तो हमें मिलेगा p। अब यहाँ किसी तरह से 5 के ऊपर जो रूट है इसे हमें हटाना है। तो किसी भी संख्या से अगर आपको रूट हटाना है तो इसका सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप उस संख्या का वर्ग कर दीजिए। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास है √7। अब यहाँ से हमें रूट को हटाना है तो हम लोग क्या कर देंगे, इस पूरी संख्या का हम लोग स्क्वायर कर देंगे, वर्ग कर देंगे। इससे होगा क्या कि ये जो 2 है इस रूट को खत्म कर देगा और हमें मिल जाएगा 7। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब मैं इन सारी चीज़ों को यहाँ मिटा देता हूँ और इसको मिटाने के बाद हम लोग इस मैथ को आगे की तरफ बढ़ाएंगे।
तो हमें यहाँ मिला √5 बराबर p। तो यहाँ रूट हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे संख्या का हमें वर्ग करना पड़ेगा। तो √5 बराबर तो p भी है, तो इसका मतलब अगर हम लोग इसको वर्ग करेंगे तो इसका भी वर्ग हमें करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ नीचे लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, चलिए दोनों तरफ हम लोग वर्ग करते हैं। पहले हम लोग लिखेंगे √5 का होल स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर। अब √5 का अगर हम स्क्वायर निकालेंगे तो हमें मिलेगा 5, और q का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा q स्क्वायर बराबर यहाँ मिलेगा हमें p स्क्वायर। अब यहाँ कुछ चीज समझने वाला है, थोड़ा उसको समझिए। देखिए, अगर आपसे कोई कह रहा है कि 7x बराबर 9, तो यहाँ कुछ चीजें हैं जो हमें समझना है। देखिए, 7x का मतलब ये हुआ कि 7x के दो गुणनखंड हैं, 7 और x। 7x के कितने गुणनखंड हैं, दो गुणनखंड है, 7 और x। हम यहाँ ये कह सकते हैं कि 7 जो है 7x का गुणनखंड है। अब 7x बराबर तो 9 भी है, तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि 7 जो है वो 9 का गुणनखंड है। यही स्थिति x के साथ भी लागू होगा कि x जो है 7x का गुणनखंड है। अब 7x बराबर 9 है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि x जो है वो 9 का भी गुणनखंड है। ये चीज आपको समझ में आ गया। अब आप यहाँ आ जाइए। देखिए, यहाँ 5q स्क्वायर में दो संख्याएं हैं, 5 और q स्क्वायर। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 5 जो है 5q स्क्वायर का गुणनखंड है। 5 जो है वो 5q स्क्वायर का क्या है, गुणनखंड है। तो हम लोग यहाँ कहेंगे कि अगर 5q स्क्वायर का गुणनखंड है तो 5q स्क्वायर बराबर तो p स्क्वायर भी है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 5 जो है वो p स्क्वायर का गुणनखंड है। तो हम यहाँ लिखेंगे 5 p स्क्वायर का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। ठीक है। अब देखिए, 5 अगर p स्क्वायर का गुणनखंड है तो 5 जो है ये p का भी गुणनखंड होगा, 5p का भी गुणनखंड होगा। अब 5p का कैसे गुणनखंड होगा, मैं इसे भी आपको समझा दे रहा हूं। देखिए, हमने यहाँ लिखा कि 5p स्क्वायर का एक गुणनखंड है, तो 5p का भी गुणनखंड होगा। जैसे आप ये मान लीजिए कि 2 जो है ये 4 स्क्वायर का गुणनखंड है, 2 4 स्क्वायर का गुणनखंड है। तो ये फिक्स्ड है कि 2 जो है वो 4 का भी गुणनखंड होगा। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। देखिए, 4 स्क्वायर मतलब 16, तो 2 अगर 16 का गुणनखंड है तो 2 4 का भी तो गुणनखंड हो सकता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया। कहने का मतलब ये है कि अगर x a स्क्वायर का गुणनखंड है तो ये फिक्स्ड है कि x जो है वो a का भी गुणनखंड होगा। तो यहाँ मैंने जो चीज लिखा आपको समझा दिया कि ऐसा क्यों लिखा गया। अब इसके जो बाद का स्टेप होगा उसको हम लोग इधर सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए मुझे ये मिटाना पड़ेगा। देखिए, अब इसके बाद मैं यहाँ क्या लिखूंगा, इसके बाद मैं इधर लिखूंगा माना यहाँ मैं लिखूंगा माना p बराबर 5k। मैं यहाँ लिखूंगा कि माना p बराबर 5k, और यहाँ मैं लिखूंगा जहां k एक पूर्णांक है, k एक पूर्णांक है। अब देखिए, यहाँ बहुत लोग ये बोल देते हैं, अगर आप किसी से पूछिएगा कि हमने p बराबर 5k क्यों माना, तो लोग बोल देते हैं कि ऐसा ही माना जाता है, ऐसा मानेंगे तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोगों ने यहाँ p बराबर 5k क्यों लिखा, मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, वर्णन कर दे रहा हूँ। देखिए, यहाँ जो मैंने p बराबर 5k लिखा है, इसको मैंने अपने मन से नहीं लिखा है। यहाँ हमारे पास ये जो लास्ट हमारा स्टेटमेंट है, इसी के आधार पे मैंने यहाँ ये चीज़ लिखा है। मतलब जो चीज़ ये लाइन कह रहा है उसी को मैंने यहाँ समीकरण के रूप में लिख दिया है। कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, p बराबर हमारे पास है 5k। अब अगर आप 5k को देखें तो 5 के दो संख्याओं से बना है, 5 और k। तो हम लोग कह सकते हैं कि 5 जो है वो 5k का एक गुणनखंड है।
और 5 के बराबर तो p है, तो हम लोग तो ये भी बोल सकते हैं कि 5 जो है वो p का एक गुणनखंड है। तो यहाँ ये जो हम लोगों ने ये समीकरण लिखा, इसमें हम लोगों ने ये लिखा है कि 5 जो है वो p का एक गुणनखंड है, और यही बात तो हमने यहाँ भी लिखा है कि 5 p का भी गुणनखंड होगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गया कि हमने p बराबर 5 के क्यों लिखा है। अब हम लोग इसमें भी दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। इसके पहले हम लोगों ने यहाँ वर्ग किया था, अब यहाँ भी हम लोग दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो p का अगर वर्ग करेंगे तो हमें मिलेगा p², और इधर अगर हम 5k का वर्ग करें तो हमें मिलेगा 5k का होल स्क्वायर। इसको भी आप ब्रैकेट के अंदर रख दीजिए। अब हमें मिला p² बराबर 5k²। अब इसको थोड़ा हम सॉल्व कर देते हैं, तो हमें मिलेगा p² बराबर 25k²। तो यहाँ हमें मिला p² बराबर 25k²। अब आप थोड़ा सा यहाँ आ जाइए। अगर आप इस लाइन को देखें तो इसमें हमारे पास है 5q² बराबर p²। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि p² बराबर 5q² लिख सकते हैं हम लोग। इसको मैं सुविधा के लिए समीकरण फर्स्ट मान लेता हूँ। तो यहाँ से हम ये कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि हमारे पास है p² बराबर 5q²। अब अगर आप इसको देखें तो यहाँ है p² बराबर 25k²। तो हम लोग क्या करेंगे, जो समीकरण फर्स्ट में p² बराबर 5q² है उसको ला करके यहाँ हम लोग रख देंगे। हम लोग यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट फर्स्ट समीकरण में हमारे पास है p² बराबर 5q²। तो ये p² जो है इसके जगह पे हम लोग लिख देंगे 5q² बराबर 25k² को हम लोग यहाँ ज्यों का त्यों लिख देंगे 25k²। अब देखिए 5 से 25 कट जाएगा 5 बार में, तो हमें मिला q² बराबर 5k²। अब यहाँ फिर वही बात आ गई। देखिए 5k² में दो संख्याएं हैं 5 और k²। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 5 जो है 5k² का एक गुणनखंड है, और 5k² बराबर तो q² है। तो हम लोग तो ये भी बोल सकते हैं कि 5 जो है वो q² का भी क्या होगा, गुणनखंड होगा। तो यही चीज हम लोग यहाँ लिखेंगे। हम लिखेंगे 5q² का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। अब इसके पहले मैंने आपको बताया था कि अगर 5q² का गुणनखंड होगा तो यहाँ पे मैंने लिखा था कि 5p² का एक गुणनखंड है तो 5p का भी गुणनखंड होगा। इसी तरह से अगर 5q² का गुणनखंड है तो 5 जो है वो q का भी एक गुणनखंड होगा, एक गुणनखंड होगा। ठीक है। अब देखिए अगर आप इस वाक्य को देखें और इस वाक्य को देखें तो यहाँ हम देख रहे हैं कि पहली बार हमारे पास है कि 5p का गुणनखंड है, यहाँ हमें मिल रहा है 5q का गुणनखंड है। इसका मतलब ये है कि 5p और q दोनों का गुणनखंड है। तो 5 अगर p या q दोनों का गुणनखंड है तो इसका मतलब ये है कि 5 जो है p और q में उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, कहीं इधर साइड में यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं हम लोग यहाँ लिखेंगे कि 5p तथा q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों में शामिल हो, मतलब 5 जो है p के भी गुणनखंड में शामिल है और q के भी गुणनखंड में शामिल है। तो हमने यहाँ लिखा 5p तथा q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब देखिए इसके पहले हम लोगों ने माना था कि p तथा q सहअभाज्य पूर्णांक है। सहअभाज्य पूर्णांक का मतलब ये हुआ कि p और q के बीच में एक को छोड़कर कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। जबकि यहाँ हमारे पास आ गया कि 5 p तथा q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। यहाँ तो p तथा q का उभयनिष्ठ गुणनखंड हमें 5 मिल गया, जबकि इसके पहले हम लोग माने थे कि p और q के बीच में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है एक को छोड़कर, और यहाँ हमें 5 भी मिल गया।
तो कहीं ना कहीं यहाँ हम लोगों ने जो ये चीज़ माना था कि p तथा q सह अभाज्य पूर्णांक है, अर्थात p और q के बीच में एक को छोड़कर कोई भी बेनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो गलत है। अगर हमारा ये स्टेटमेंट गलत है तो हमारा ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा कि √5 जो है ये एक परिमेय संख्या है। अब अगर √5 परिमेय संख्या नहीं है तो √5 क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। और इस तरह से हमारा जो ये मैथ है साबित हो गया। अगर आपको ये साबित करने के लिए मिले कि √2, √3, √7, √11 ये सब अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग जो प्रोसीजर का यूज़ इस मैथ को बनाने में यूज़ किए हैं उसी प्रोसीजर का यूज़ इन सारे मैथ को बनाने में हम लोग यूज़ करेंगे। तो आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको ये मैथ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो।